हेडिंग पढ़ी है निषेचन पूर्व संरचना या घटना, या फिर इसे बोलते हैं पुष्प का नर लैंगिक अंग। ठीक, अब देखिए पहले क्या समझना है, इस हेडिंग का मतलब क्या है। दो हेडिंग एक साथ डाले हैं आप, क्यों ऐसा? देखिए, जो निषेचन पूर्व संरचना या घटना होती है, यानी कि हमको क्या करना है कि निषेचन से पहले क्या घटनाएं होती है उसको पढ़ना है और उसकी संरचना का अध्ययन करना है। निषेचन, भैया ये निषेचन क्या है, तभी तो उसके बारे में पढ़ेंगे। निषेचन पूर्व यानी निषेचन के पहले। तो भैया देखिए, एक नर होता है और एक मादा होती है। इस नर से निकलेगा नर युग्मक और मादा से निकलेगा मादा युग्मक। जब नर युग्मक और मादा युग्मक जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो इसे कहते हैं, इस मिलने की प्रक्रिया को ही बोलते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? अब इस निषेचन से पहले ये सभी घटनाएं हो रही हैं, इन्हीं सभी घटनाओं को देखना है, उनकी संरचना के साथ साथ इसका अध्ययन करना है। तो चलिए देखते हैं। यार मिटाने वाला क्या हो गया, रेजर नहीं मिला। चलिए देखते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक कागज पड़ा है। चलिए मैं इससे आज मिटा देता हूँ, इसको हटाता हूँ। चलिए देखिए, अच्छा इधर पड़ा था। क्या करना है कि इसके अंतर्गत निषेचन पूर्व संरचना या घटना के अंतर्गत पुष्प का नर लैंगिक अंग आता है। पुष्प का नर लैंगिक अंग क्या होगा, पुंकेसर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। और एक चीज आता है मादा का लैंगिक अंग। ठीक, एक पुष्प का नर लैंगिक अंग या पुष्प का मादा लैंगिक अंग दोनों आते हैं निषेचन पूर्व संरचना या घटना में। दोनों चीजें आती, खास 3 चीजें आती हैं निषेचन पूर्व घटना में। पुष्प का नर लैंगिक अंग, पुष्प का मादा लैंगिक अंग, और एक चीज आती है परागण। ठीक, ये खास चीजें हमको इसमें निषेचन पूर्व संरचना या घटना में पढ़नी है। क्लियर? पुष्प का नर लैंगिक अंग, जब हम पुष्प का चित्र बनाए थे, फिगर बनाए थे, तो उस पुष्प के चित्र में हम आपको बोले थे क्या, उस पुष्प के चित्र में जो पुंकेसर या पुमंग होता है वो होता है नर जननांग। क्या होता है? जो पुंकेसर या पुमंग होता है वो होता है नर जननांग। इसे हम लघु बीजाणुपर्ण कहते हैं। आइए हम इसकी संरचना फिर से देखते हैं। जो बच्चे संरचना नहीं बनाते वो देख लीजिए, ऐसे बनती है संरचना। ठीक, इस वाले भाग को हम बोले थे परागकोश। ठीक, इस वाले भाग को हम बोले थे परागकोश, इस वाले भाग को बोले थे पुतंतु। ठीक, इतना क्लियर है? अगर मैं कहूं आपसे इस परागकोश में कितने पाली दिख रहे हैं, तो आप बोलेंगे 2। ये एक पाली हो गया और एक ये पाली हो गया। यानी कि मैं बोल रहा हूं कि एक परागकोश में क्या है, एक परागकोश है, उस परागकोश में 2 पाली दिख रही है, प्रथम पाली और यानी कि प्रथम पाली और द्वितीय पाली। अब प्रत्येक पाली को मैं अगर ऐसे काटूं, देखो द्विपाली होने के कारण परागकोश में क्या होता है, द्विपाली होती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, द्विपालित संरचना। यानी कि परागकोश को क्या बोलते हैं, द्विपालित संरचना। ठीक, परागकोश या फिर यही कोष्टक लिख दे रहे हैं, द्विपालित संरचना या द्विपालित भी बोल सकते हैं। अगर मैं इस पाली को अनुप्रस्थ काटूं, यानी कि ऐसे काटूं, अनुप्रस्थ, देखिए एक होता है लंबवत, एक होता है अनुप्रस्थ। तो लंबवत होता है इसको ऐसे काटना, अनुप्रस्थ होता है इसको ऐसे काटना। ठीक, तो
तो मैं इसको अगर अनुप्रस्थ काटूं इस तरीके से, कुल कितने चैम्बर दिख रहे हैं? 4 दिख रहे हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अगर मैं बोलूं एक पाली में कुल कितने चैम्बर दिखे, तो 2 चैम्बर, 2 कोष्ठ दिखे, ठीक। यानी कि एक पाली में 2 कोष्ठ दिखे, एक कोष्ठ ये हो गया, एक कोष्ठ ये हो गया, और इधर भी क्या हो गया, एक कोष्ठ ये हो गया और एक कोष्ठ ये हो गया, ठीक। इतना सा हो गया, एक कोष्ठ ये हो गया, कोष्ठ ये। सभी संरचना समझ में आ रहा है? पहले क्या किए, परागकोश थी जो द्विपालित संरचना थी, उस द्विपालित संरचना यानी कि एक परागकोश में एक परागकोश जो था वो 2 पाली से बना था, इसलिए उसे द्विपालित संरचना बोले। और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ थे, यानी कि कुल एक परागकोश में कुल कितने कोष्ठ हो गए? 4 कोष्ठ हो गए, ठीक। अब देखिए, अगर मैं इनको बाहर निकालूं, इसको अलग से विस्तार से करके देखूं, तो इनकी संरचना जो है ऐसी दिखाई देगी। इसको चलिए थोड़ा मैनेज करिए। ये ऐसी संरचना है, ठीक। अब हम कहें इनको जब हम विस्तार से देखिए, तो इसमें कुछ कोशिका देखिए, अभी लेकिन रुकना है, अभी ये सब नहीं देखना है। अब ये देखो, मैं प्रत्येक कोष्ठ को, हर एक कोष्ठ को बोल रहा हूं, यानी कि प्रत्येक कोष्ठ को बोल रहा हूं क्या, जो प्रत्येक कोष्ठ है उस प्रत्येक कोष्ठ को बोल रहा हूं लघु बीजाणुधानी। क्या बोला गया? लघु बीजाणुधानी। समझ में आया? ये जो प्रत्येक कोष्ठ थे, प्रत्येक कोष्ठ को क्या बोला गया है? लघु बीजाणुधानी। यानी कि एक ये लघु बीजाणुधानी, एक ये और एक ये, यानी कि कुल एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी है और एक कोष्ठ में 1 लघु बीजाणुधानी है, ठीक। अब देखिए, जो लघु बीजाणुधानी होती है वो परिपक्व होती है। क्या होगी? परिपक्व होकर, ये लघु बीजाणुधानी जो होगी वो परिपक्व होकर क्या करेगी? लघु बीजाणुधानी जो होगी वो परिपक्व होकर परागपुटी, नीचे दिख रहा है, चलिए जहां तक लिख रहे हैं वहां तक दिख रहा है, परिपक्व होकर लघु बीजाणुधानी जो है वो क्या निर्माण करेगी? परागपुटी। परागपुटी जिसे हम लोग कहते हैं पोलन सेल्स। अच्छा, लघु बीजाणुधानी परिपक्व कब होती है? देखिए, लघु बीजाणुधानी परिपक्व कब होगी? जब इस लघु बीजाणुधानी में क्या आ जाएंगे? पराग कण भर जाएंगे, तो इसे क्या बोलेंगे? लघु बीजाणुधानी परिपक्व हो गई है। यानी कि लघु बीजाणुधानी परिपक्व कब होगी? यहां लिख दे रहे हैं, जब क्या हो? जब लघु बीजाणुधानी में परागकण, जब लघु बीजाणुधानी में परागकण भर जाए तो उसे परिपक्व लघु बीजाणुधानी कहते हैं। अब हमें आपको यहां से एक बार फिर से रिवीजन कराते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं कि क्या है। एक परागकोश है, एक परागकोश में 2 पाली होती है, एक ये पाली और एक ये पाली, यानी कि एक परागकोश 2 पाली से बना होता है, इसलिए परागकोश को द्विपालित कहते हैं। और प्रत्येक पाली को बीच से अनुप्रस्थ काटने पर, कैसे काटने पर? अनुप्रस्थ काटने पर 2 कोष्ठ दिखे, प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ दिखे। इस तरीके से एक परागकोश में 4 कोष्ठ हो गए और प्रत्येक कोष्ठ को बोला गया लघु बीजाणुधानी। और यही लघु बीजाणुधानी आगे परिपक्व होकर परागपुटी या पोलन सेक्स का निर्माण करती है,
और लघु बीजाणुधानी परिपक्व कब होती है? तो जब लघु बीजाणुधानी में परागकण भर जाए तो उसे क्या बोलेंगे? लघु बीजाणुधानी परिपक्व हो गई है। तो इस तरीके से हम लोग जब अगला पढ़ेंगे, अगले वीडियो में सीधा सीधा तो अगले वीडियो में देखेंगे क्या कि लघु बीजाणुधानी की संरचना को देखेंगे। क्या देखेंगे? लघु बीजाणुधानी की संरचना को देखेंगे। लेकिन आपको उससे पहले कुछ होमवर्क दे रहे हैं, इसको करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा आंसर। ठीक, मैं प्रत्येक का आंसर देख के जवाब दूंगा। ए, सीधा आप आंसर दीजिएगा, ए डाल के आंसर क्या है उसको लिखिएगा। ए, एक पराग कोश में, एक पराग कोश में कितने पाली हैं? बी, एक पाली में कितने लघु बीजाणु हैं? सी, एक पाली में कितने, सीधा आप आंसर दीजिएगा, परागकोश में कितने पाली हैं, आंसर जितना होगा। एक पाली में कितने लघु बीजाणु है, आंसर जितना होगा। और तीसरे का आंसर देना है, मैं कमेंट बॉक्स में ही आपका आंसर दूंगा। और तीसरे में आपको ये देखना है एक परागकोश में कितने कोष्ठ हैं? डी, चलिए डी कभी कभी ये पूछ लेता है कि परागकोश को द्विपाली संरचना क्यों कहा जाता है। तो हम लोग को पहले से पता है परागकोश जो होता है उसमें दो पालियों से बना होता है, इसलिए उसे द्विपाली संरचना कहते हैं। 30 को आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद ये क्लियर है सभी का, उम्मीद है कि सभी को अच्छे से आया होगा। अगर आवाज धीमी आ रही है तो भाई थोड़ा उसको मैनेज करिएगा, क्योंकि मेरी कुछ प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम है। तो चलिए मिलते हैं, ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।